Hello my dear students, I am B.S. Sharma. Today I will explain you past indefinite tense. Tense काल प्रेजेंट, वर्तमान, पास्ट, भूत और फ्यूचर भविष्य। टेंस हमको दो चीज़ें बताते हैं। टेंस एक तो हमको टाइम बताते हैं काम करने का, और दूसरा कार्य कितना हो गया है। टेंस हमको टाइम बताते हैं काम का, और कार्य कितना हो गया है ये बताते हैं। तीन प्रकार के टेंस मेन: प्रेजेंट टेंस, वर्तमान, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। इन तीनों के चार चार भाग ये होते हैं, 4 पार्ट्स: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनसे पहले इन तीनों के नाम आ जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये चारों हम प्रेजेंट के पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट के चारों भाग हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और आज हम 5वें नंबर का पास्ट का पहला वाला कहेंगे, या कुल गिनती में 5वें नंबर का कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे हैं। पास्ट इन सबके चारों से पहले लग जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भूतकाल, अनिश्चित काल। ये वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, इसमें बहुत बारीक से हम सभी नियमों को डिस्कस करेंगे, और हमारे पुराने चारों वीडियो हैं प्रेजेंट टेंस के, उनको देख लें बहुत अच्छी तरह से, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद ये क्रम से 5वें नंबर का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भूतकाल, अनिश्चित काल। ये अनिश्चित काल इसलिए है कि इसमें जो काम हुआ है उसका समय निश्चित नहीं है कि कब काम शुरू हुआ, कब काम ख़त्म हुआ। काम तो हुआ लेकिन अनिश्चित है समय, इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट अनिश्चित काल। हर टेंस की एक पहचान होती है, मेन उसकी पहचान से उस टेंस को हम जानेंगे, पहचानेंगे। तो इस टेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, या सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, या सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इस टेंस के सेंटेंस में फ्रेमिंग में ये मिलेगा। और हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है सेंटेंस बनाने में, और हेल्पिंग वर्ब से टेंस क्लियर होता है कि कौन सा टेंस हो सकता है। तो इस टेंस में आपको डिड का काम मिलेगा। सिंपल सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंस में कहीं कहीं नहीं भी आता है। इसमें हिंदी वाक्यों की पहचान, वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि, ये हिंदी के वाक्य के अंत में आपको मिलेंगे। तो वो सेंटेंसेस प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का माने। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ये आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। अब यहीं पर हम बता देते हैं, थोड़ा मैच करा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ाया था
ता है, ती है, ते हैं, और यहाँ हो गया ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट के इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान क्या है? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, मेन वर्ब की, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चलती है मेन वर्ब की चलती हैं, डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब को लगा करके इसमें निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं पर भी या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है या फिर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। तो उन सेंटेंसेस को इस टेंस का माने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे राम प्लेड, राम प्लेड, राम सब्जेक्ट है और प्लेड मेन वर्ब है। राम खेला या राम खेलता था, खेला में आ गया अंत में या ता था, खेलता था या खेला। राम डिड नॉट प्ले, राम नहीं खेला या राम नहीं खेलता था। तो ये सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट ये नेगेटिव वर्ड हो गया हेल्पिंग वर्ब के साथ में, मेन वर्ब प्ले हो गया। ये मेन वर्ब है। और ये डिड हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से हिंदी वाक्य को भी बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं इन शब्दों की सहायता से। इंग्लिश के सेंटेंस को इनकी सहायता से पहचान सकते हैं और इन्हीं नियमों की सहायता से हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना सब आ जाता है। हर टेंस का एक छोटा सा रूल होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी फॉर्मूला को जो यहाँ लिखा हुआ है, इसी को एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन किया गया है। इसी में थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, मेन वही है। रूल्स ऑफ फॉर्मेशन, पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य जिसमें हाँ दिया हुआ होता है, काम करने के लिए कहा जाता है, इसको सकारात्मक। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर वाक्य हिंदी का बड़ा है, लंबा है, तो अन्य जो चीज़ हो जाएगी ऑब्जेक्ट के अलावा, वो सब लास्ट में रख देंगे। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, जो काम का करने वाला होता है, डूअर होता है। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं कर्म। कर्म क्या होता है? क्रिया के द्वारा जो कुछ रिसीव करता है, या सब्जेक्ट किसी को कुछ करता है, देता है, क्रिया के द्वारा किया हुआ काम जो रिसीव करता है, वो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा ये बता दें कि हिंदी वाक्यों की जो पहचान होती है, हिंदी वाक्यों में आपको हिंदी वाक्यों में कर्ता लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद कर्म लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद क्रिया। ये सेंटेंस में होता है। हिंदी के वाक्य में कर्ता होगा, उसके बाद कर्म होगा, क्रिया बाद में होगी। इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट, जिसको कर्ता कहते हैं, प्लस वर्ब आ जाती है, वर्ब जिसको क्रिया कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, जिसको कर्म कहते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बाद में आ जाता है, वर्ब बीच में आ जाती है।
हिंदी के सेंटेंस में कर्म बीच में होता है, क्रिया बाद में होती है। ये माइंड में रखना है। ट्रांसलेशन करते समय इनको ही सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गई, मेन वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म होगी सादा वाक्य में, पॉजिटिव सेंटेंस में, बाद में ऑब्जेक्ट कर्म आ जाएगा और अन्य कुछ। बहुत सरल सेंटेंस है, बहुत सरल रूल है इसका, बहुत सरल टेंस है ये। इसमें पर्सन का कोई चक्कर नहीं है, जेंडर का कोई चक्कर नहीं है, नंबर का कोई चक्कर नहीं है। हमने पर्सन पढ़ाए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनका वीडियो है, अलग से देख लें। जेंडर पढ़ाए हुए हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, चार जेंडर, वो अलग हमने पढ़ाया हुआ है, उसका वीडियो देख लें। पर्सन, उसके अलावा नंबर दो होते हैं, सिंगुलर और नंबर प्लूरल, दो नंबर हो गए। ऐसी केस, कारक, उन सब के वीडियोज़ हैं अलग अलग, इन सब में काम आते हैं, तो वो अलग से देख लें। एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम अपने दोस्त के साथ स्कूल में खेला या खेलता था। राम अपने दोस्त के साथ स्कूल में खेला या खेलता था। ये देखिए ला के अंत में आ गया, या ता था, ये आ गया। तो इसी फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे इसको। सब्जेक्ट हो गया राम, मेन वर्ब प्लेड और ऑब्जेक्ट इन द स्कूल। एक ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, इन द स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये अदर की बात कर रहे थे, वो ये विद हिज फ्रेंड ये लास्ट में रख देंगे, ये अदर आ गया। अगर मिलाएं इसको तो ये अदर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया। इसी क्रम में इसको रखेंगे ट्रांसलेशन करते समय, इसी की हिंदी बनाते समय इनको ध्यान रखते हुए इनको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक सादा वाक्य बनाने का नियम हुआ। हर टेंस को हम 4 भागों में बांट के पढ़ाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सादा वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य और 4th नंबर का इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और ना भी होता है। दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अब इस टेंस का जो नकारात्मक वाक्य हुआ, नकारात्मक वाक्य होगा, उसमें सब्जेक्ट उसके बाद डिड नॉट आ जाएगा। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, बहुत सरल है। इसमें डिड नॉट आ जाएगा और जब डिड नॉट आएगा मीन्स डिड रहेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी और यहाँ नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं होगी, जो अभी हमने बताया था। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। एज उसने पत्र नहीं लिखा, उसने की इंग्लिश ही, नहीं डिड नॉट और लिखा राइट अ लेटर। ही यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन हो गया, पुल्लिंग है। डिड नॉट निगेटिव के लिए आ गया इस फॉर्मूला के अनुसार। फिर राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल इसी फॉर्मूला के अनुसार में। अब ये अगर सी होगा तो भी यही बनेगा, शी डिड नॉट राइट ए लेटर। दे होगा तो भी दे डिड नॉट राइट ए लेटर। आई होगा आई डिड नॉट राइट ए लेटर। यू डिड नॉट राइट ए लेटर। बहुत सरल है, इसमें एक वचन बहुवचन का कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसमें पर्सन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टेंसेज में कई जगहों पर कन्फ्यूजन होता है भी रूल अलग अलग हैं पर्सन के, जेंडर के और नंबर के। यहाँ पर कोई सा भी नंबर होगा, कोई सा भी जेंडर होगा, कोई सा भी पर्सन होगा, रख दिया जाएगा, बाकी वही। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता डूअर, मेन वर्ब हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा होगा हिंदी में, तो हिंदी के वाक्य में अगर क्या दिया हुआ होगा तो उस क्या की इंग्लिश अलग से नहीं लगाएंगे, डिड लगा देंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होगा हिंदी के वाक्य के बीच में, मेन क्वेश्चन वर्ड होता है हिंदी के वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी इंग्लिश लगाते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। ये इंट्रोगेटिव का रूल। और डबल इंट्रोगेटिव में बस रूल वही है, आगे सब वही है, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। यही रूल यहाँ दिया हुआ है। ये है डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कुछ होगा, और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड वाई, वेयर, वेन, हाउ, विच, व्हाट, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, ये सबसे पहले आ जाएंगे, प्लस डिड होगा और सब रूल वही लग जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो इस क्या की अलग से इंग्लिश नहीं लगेगी, वही डिड आ जाएगी जो हेल्पिंग वर्ब होती है। जो हिंदी के वाक्य में क्या दिया हुआ होता है उसकी इंग्लिश उस टेंस की वो हेल्पिंग वर्ब होती है, शुरू में आ जाती है सब्जेक्ट से पहले। तो यू सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन है, यू से पहले डिड। डिड यू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए थे। दूसरा डबल इंट्रोगेटिव का ये एग्जाम्पल है, उन्होंने कितनी किताबें खरीदी, तो कितनी ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये हिंदी के वाक्य के बीच में आया हुआ है। इस क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे शुरू में लगाएंगे, ये आ गया हाउ मेनी, कितनी, हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर ये हाउ मेनी बुक्स तक, ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ तक आएगा, कितनी किताबें। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया, कितनी किताबें। तो यहीं पर आ गया हाउ मेनी बुक्स, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर ये हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन दे रखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा हुआ है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अगर कुछ होता तो यहाँ पे लास्ट में बाई से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगा, वो बाद में लगा देते। तो ये एक बार फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये रूल मेन होता है, या तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट प्लस वर्ब, या तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये क्वेश्चन में आता है, ये नेगेटिव में आता है, और ये पॉजिटिव में सादा में आता है। ये हिंदी की वाक्यों की पहचान दी हुई है, ये इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान दी हुई है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हिंदी के वाक्यों की फ्रेमिंग हमने बता दी, कर्ता के बाद कर्म दिया होता है, क्रिया बाद में दी होती है। इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता अपनी जगह होता है, उसके तुरंत बाद वर्ब आ जाती है क्रिया, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। रूल ऑफ फॉर्मेशन में पॉजिटिव सेंटेंस का ये रूल लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल दे दिया।
नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल दे दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूल दिया हुआ है, ये, या डबल इंट्रोगेटिव का ये रूल दिया हुआ है। एग्जांपल दोनों के दे दिए। बहुत सारा सेंटेंस है। नेक्स्ट हम आपको पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फोर्थ टाइप का सेंटेंस है। इसमें नंबर 2 टाइप निगेटिव और नंबर 3 टाइप इंट्रोगेटिव दोनों मिला हुआ है। इसमें क्वेश्चन भी होगा और ना भी होगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है, क्वेश्चन वर्ड अगर होगा तो क्वेश्चन पर रख देंगे, नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऐसे रख देंगे। क्वेश्चन वर्ड जो हिंदी के वाक्यों के बीच में आते हैं, अगर वो होंगे कहाँ, क्यों, कैसे, कितने, तब तो वो यहाँ रखेंगे। अन्यथा क्या से शुरू अगर वाक्य हो रहा है हिंदी का, तो क्या के लिए इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वहाँ से शुरू कर देंगे। सब्जेक्ट से पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद में नॉट। बाकी फॉर्मूला वही है जो इंट्रोगेटिव में बताया हुआ है। जैसे छात्र स्कूल क्यों नहीं गए। अब ये जो क्यों है इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो उसकी इंग्लिश ही आ गई वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर क्या से शुरू हो रहा है, अगर ये होता है कि क्या छात्र स्कूल नहीं गए, तो डिड से हो जाता, डिड स्टूडेंट्स नॉट गो टू स्कूल। छात्र स्कूल क्यों नहीं गए, तो क्यों के लिए वाई, डिड, डिड ये हेल्पिंग वर्ब। क्या तुम्हारा दोस्त बाजार नहीं गया, ये क्या से शुरू होने वाला है, तो ये जो क्या है इसके लिए डिड आ गया, जो हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी के वाक्य में क्या लगा हुआ होगा शुरू में, तो उसकी इंग्लिश अलग से नहीं लगाती। अगर हिंदी के वाक्य में क्या बीच में आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन वर्ड व्हाट लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। तो डिड योर फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हो गया, नॉट गो टू मार्केट। एडवर्ब्स टू बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये एडवर्ब्स होते हैं, ये इनका प्रयोग आप देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस में मिलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अवश्य जरूरी नहीं है कि ये हर सेंटेंस में हो, कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे। अगर होंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इशारा कर रहे होंगे। दीज आर द एडवर्ब्स। इनसे और डिफाइन होता है सेंटेंस कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। यस्टरडे बीत जाने वाली कल, लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, इस तरह से। एगो पहले, वन डे एक दिन की बात है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह से लास्ट डे। ये शब्द अगर सेंटेंस में इंग्लिश के में मिलते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला है वर्क विच फिनिश्ड इन द पास्ट। ऐसा कार्य जो पास्ट टेंस में ही खत्म हो गया हो, भूतकाल में ही खत्म हो गया हो। जैसे ही प्लेड वेल, प्लेड खेला, प्लेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ प्ले। वर्ब की सेकंड फॉर्म सादा वाक्य में आती है, वह अच्छी तरह से खेला या उसने अच्छा खेला, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले की भूत की बात है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। डिस्कवर्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डिस्कवर, खोजा। यहाँ हैज डिस्कवर्ड नहीं होगा, हैड डिस्कवर्ड नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा, भूत की घटना है। ही रोट अ नोवेल ए लास्ट ईयर, ये देखिए लास्ट ईयर एडवर्ब आ गया, पिछली साल उसने एक नोवेल लिखा। राइट, रोट, रिटन, रोट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ राइट। दूसरा
एनी हैबिट ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की कोई भी आदत होती है उसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था। अब ये यूज्ड टू और आगे वुड बताएंगे, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भूतकाल की आदत बताने के लिए। ही यूज्ड टू स्मोक, यूज के साथ टू आता है, वुड के साथ नहीं। वह धूम्रपान किया करता था, उसकी आदत थी। ही वुड ऑफन कम लेट, ऑफन अक्सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है और ऑफन आ गया। वह अक्सर लेट आया करता था, ये उसकी आदत थी। तो भूतकाल की किसी की आदत को बताना होता है तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्ड मी, वह हमेशा हमारी सहायता किया करता था। ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लगता है भूतकाल की आदत के साथ में। ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, वो प्रत्येक दिन कई घंटों अध्ययन किया करता था, ये आदत है भूतकाल की। वुड का प्रयोग, यूज्ड का, एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन आदत वाले सेंटेंसेस में फ्रीक्वेंसी बार बार कोई काम हो रहा है, बार बार काम करने की आदत है, तो ऐसे एडवर्ब्स का, ऐसे क्रिया विशेषण का प्रयोग हो जाएगा। उसमें ये शब्द मिल जाएंगे आपको, ओफन, ऑलवेज, नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी कभी, जनरली, सामान्यता, यूजुअली, सामान्यता, ये शब्द मिलेंगे आदत प्रकट करने के लिए। ये एडवर्ब्स फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे, बार बार होने वाली चीज़, और ये एडवर्ब सामान्य पास्ट सिंपल को, पास्ट इंडेफिनिट को बताने के लिए। तो ये एडवर्ब और ये एडवर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिल जाएंगे। अब और कुछ स्पेशल यूजेस भी बता रहे हैं। स्पेशल यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के और कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कुछ विशेष प्रयोग हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ टेंस के सामान्य रूल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इस टेंस को और डिफाइन कर रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं कि इस टेंस को और कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशल यूजेज हैं क्या, कुड, माइट एंड वुड और इन पास्ट टेंस, ये मॉडल्स हैं। मॉडल्स आप पढ़ेंगे जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ये दूसरे प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक तो टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब आती हैं, एज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। उसके अलावा ये भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो वर्ब को मोड करती हैं। तो इन मॉडल्स को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट के ही होते हैं एक्चुअल में, ये पास्ट टेंस में होते हैं। ये होते हैं, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, और बिल का वुड होता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते हैं, कैन में। ये विल फ्यूचर में प्रयोग होता है, और ये पास्ट फॉर्म है। कैन की पास्ट फॉर्म कुड है, मे की पास्ट फॉर्म माइट है, विल की पास्ट फॉर्म वुड है। तो ये कुड, माइट और वुड आर इन पास्ट टेंस। वैसे तो ये पास्ट टेंस में हैं, पास्ट टेंस में प्रयोग होते हैं, बट व्हेन दीज आर यूज फॉर रिक्वेस्ट, लेकिन इनका प्रयोग जब रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है, दीज शो प्रेजेंट टाइम,
तो इनमें प्रेजेंट टाइम शो किया जाता है, तब ये प्रेजेंट टाइम में प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कुड पास्ट का मॉडल होते हुए भी रिक्वेस्ट करने के लिए प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया गया है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, किसी से परमिशन लेनी हो तो कुड का प्रयोग। ऐसी वुड का प्रयोग, वुड यू शट द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे कृपया। तो ये प्रेजेंट में किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट के लिए। ये अगर रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग करेंगे तो इनका सेंस प्रेजेंट टाइम में निकल जाएगा। वैसे पास्ट टेंस के ये मॉडल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे माइट आई टेक योर सीट, क्या मैं आपकी सीट ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी चेयर ले सकता हूँ। तो इस तरह से इनका स्पेशल यूजेज है कुड, माइट और वुड का, पास्ट के होते हुए भी प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट रूल स्पेशल यूजेज में बी, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर, वुड सूनर, ये सभी पास्ट टेंस में हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो पास्ट टेंस शो कर रहे हैं, लेकिन सलाह या सुझाव देने के लिए ये प्रेजेंट टेंस का सेंस देते हैं। अगर सलाह या सुझाव के रूप में इनको प्रयोग किया जा रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस का अनुभव कराते हैं, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर गो का मतलब ये हुआ अच्छा है आप जाएं, अच्छा ये होगा कि आप चले जाएं, अच्छा होगा कि आप जाते हैं। तो ये वैसे हैड बेटर पास्ट टेंस में है, लेकिन हिंदी लगेगी तो प्रेजेंट टेंस का सेंस निकले के आएगा। आई वुड रादर स्टे, मैं ठहर जाता हूँ या मैं ठहर जाऊँगा। तो अच्छा होगा कि मैं ठहर जाता हूँ। वुड रादर पास्ट टेंस का है, लेकिन अर्थ सुझाव के रूप में है, सलाह के रूप में है, तो प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है। यू हैड बेटर डू, आपके लिए ये बेहतर होगा, आपके लिए ये करना बेहतर होगा, या ये करना बेहतर है, प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट नरेशन में वुड का सेंस फ्यूचर टेंस में गागी गे में निकलता है, जबकि वुड पास्ट टेंस का है। वुड पास्ट टेंस का होते हुए भी जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, अब इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट बनाते समय वुड का सेंस गागी गे ही निकलता है। जैसे ये डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, किसी के द्वारा कही हुई बात जैसी की तैसी लिखी जाती है तो इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग किया जाता है। ये इन्वर्टेड कॉमाज हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, ये और ये, मैं घर जाऊंगा, तो ये कॉमाओं में उसकी जैसी की तैसी कही हुई बात है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कई की नहीं, उसने कहा मैं घर जाऊंगा। तो ये कॉमाओं का प्रयोग करके, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करके डायरेक्ट नरेशन, किसी की बात को डायरेक्ट लिख दिया गया है। अब अपने शब्दों में बदल करके किसी की बात को जब कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कॉमाज हट जाते हैं, एक ही कनेक्टिंग वर्ड दैट हो जाता है, कॉमा हट करके दैट से जोड़ देते हैं दोनों भाग को। एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है। ही सैड, कॉमा हट के दैट आ गया, आई का ही हो गया, ये परिवर्तन होते हैं। और विल का वुड हो गया, गो होम, उसने कहा कि वह घर जाएगा, तो यहाँ विल का वुड हो गया है। आई का ये नियम है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, बड़ा चैप्टर है। टेंस सीखने के बाद ही ये समझ में और अच्छी तरह से आएगा। ये प्रोनाउन बदलने के नियम के आधार पर आई का ही हो गया, विल का वुड हो गया। तो यहाँ वुड का अर्थ, वुड गो मीन्स विल गो, यहाँ पर वुड का अर्थ वही निकल रहा है कि विल गो।
उसने कहा कि वह घर जाएगा। तो वुड पास्ट टेंस का है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में ये फ्यूचर का अर्थ निकाल के देगा कि वह जाएगा, गागी के निकल के आएगा। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि इफ क्लॉज है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ चुके हैं, यही पढ़ाया है। इसमें इफ क्लॉज है, क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, इफ से जुड़ा हुआ, वो कंडीशन होती है, शर्त। अगर कोई शर्त रखी जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इफ क्लॉज वाला वाक्य होता है, तो ये क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का सेंस देगा। इफ क्लॉज में इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ होगा, लेकिन हिंदी लगाएंगे तो प्रेजेंट या फ्यूचर का सेंस निकाल के देगा। जैसे इफ़ ही रीच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, अगर वो पहुंचेगा ऑन टाइम, या अगर वो समय से पहुंचता है, ही वुड गेट ए प्राइज, तो वो इनाम पाएगा। यदि वह समय से पहुंचता है या पहुंचेगा तो वह इनाम पाएगा। इफ़ क्लॉज इसको कहते हैं। इफ से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस ये है छोटा सा, दूसरा सेंटेंस ये है ही वुड गेट ए प्राइज। तो इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और आगे वुड गेट, वुड भी पास्ट का है। तो हिंदी जब लगाएंगे, इफ क्लॉज वाला पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है इंग्लिश का, तो उसको प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का सेंस निकल के आएगा उसका। नेक्स्ट, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस जो विश प्रकट करते हैं, जिनमें इच्छा प्रकट की जाती है कि काश ऐसा हो जाता, मैं ये चाहता हूँ ऐसा हो जाता, तो ऐसे जो पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं जिनमें इच्छा प्रकट की जाती है, वो सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का सेंस देते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, अभी इसके आगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, ऐसी पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो वो पास्ट टेंस का सेंस देगा। जैसे आई विश, मैं चाहता हूँ, आई वर ए प्रिंस, मैं एक राजकुमार होता, या मैं एक राजकुमार होने की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पर ये इच्छा करने का सेंस दे रहा है, और ये वर से पास्ट टेंस का वो हो रहा है, आई वर अ प्रिंस, मैं एक राजकुमार होता। तो इंग्लिश में तो ये आई के साथ वैसे वाज लगता है, लेकिन जो इच्छा प्रकट करने वाले होते हैं ऐसे में प्लूरल का वर लगता है आई के साथ में। आई विश आई वर ए प्रिंस, मैं एक राजकुमार होता। आई विश आई वर रिच, मैं चाहता हूँ कि मैं धनवान होता। हो नहीं पा रहा, बस चाह रहा है, इच्छा हो रही है। तो यहाँ आई के साथ वर, इच्छा वाले में आई के साथ वाज नहीं, आई वर। तो पास्ट टेंस में लिखा गया है आई वर रिच, लेकिन जब सेंस लगाएंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में निकल के आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक राजकुमार होता, या मैं चाहता हूँ कि एक राजकुमार मैं हो जाऊँगा, मैं एक राजकुमार होने की इच्छा करता हूँ। दूसरा, अभी बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस होता है तो उसका सेंस पास्ट टेंस में निकलेगा। ये यहाँ है, आई विश आई हैड नन, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। आई विश आई हैड नन, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जानता होता, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जानता होता, लेकिन उसके जानता ही नहीं था उसको। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जानता होता या जान चुका होता। आई विश आई हैड नन हिम,
ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर होगा तो उसका सेंस पास्ट में ही आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जानता होता। इसको रहने दें, जानता होता इतना ही काफ़ी है, यही बहुत है, जानता होता। यहाँ जान चुका होता, इसको सेंस लगाएंगे तो आई विश आई हैड नन हिम, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जान चुका होता। लेकिन जब हिंदी लगाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जानता होता, लेकिन उसके जानता नहीं था। तो ये पास्ट में ही अर्थ निकल के आएगा अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो। नेक्स्ट एंड लास्ट, इट इज़, ये पैटर्न है। इट इज़ के साथ टाइम दिया हुआ है और फिर पास्ट टेंस दिया हुआ है। अगर ऐसा पैटर्न सेंटेंस में है तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंस देता है। यहाँ इट इज़ से वाक्य शुरू हो, टाइम दिया हुआ हो और पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया हो इंग्लिश के सेंटेंस में। लेकिन जब हिंदी बनाएंगे उसकी तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस का ही सेंस देता है। जैसे इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड, अब वी स्टार्टेड पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। हमको शुरू करने के लिए ये समय है। वैसे अगर अर्थ लगा देंगे इट इज़ टाइम, ये समय है, वी स्टार्टेड हमने शुरू किया, तो गलत हो जाएगा। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड, इस पैटर्न के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार सेंस प्रेजेंट में निकल के आएगा कि ये समय हमको शुरू करने के लिए सही है। इट इज़ टाइम यू फिनिश्ड, यहाँ भले ही यू फिनिश्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है, लेकिन हिंदी लगाएंगे तो आपको ये शुरू करने का समय है, अब आप इसको शुरू कर लें, तो ये अर्थ निकल के आएगा। तो दीज आर स्पेशल यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनको अच्छी तरह दोहरा लें। हमने इसको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। पहले सभी पास्ट के चारों भागों को पहचान, इंग्लिश की, हिंदी की, सब करके बता दिया है, उनके एग्जाम्पल दे दिए हैं। उसके अलावा इनके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस और स्पेशल यूजेस यहाँ हम फिनिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और वीडियो को दोबारा चला के देख लें, हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और अपने साथी दोस्तों को शेयर करते रहें, बताते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वैल्यूएबल थिंग्स समय समय पर मिलती रहेंगी। थैंक्स।